नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का गृह विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ 3 पर हैं, जिसका शीर्षक है भोजन समूह। तो भोजन समूह जो ये पाठ है, इसमें हमने पहला भाग पिछले वीडियो में देखा था। उसमें हमने जाना था कि भोजन समूह क्या होता है, किस प्रकार से 5 भोजन समूह की प्रणाली होती है, जिसमें अनाज, दालें, सब्जी, ठीक है ना, शर्करा और वसा, ये सब चीज़ें सम्मिलित थी। जिसमें अनाज, दालें और फलियां, दूध, अंडे तथा मांस के उत्पाद, फल और सब्जियां और वसा और शर्करा, ये सारी 5 चीज़ें सम्मिलित थी। ये 5 समूह थे भोजन के, जिनके के बारे में हमने पढ़ा था। आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। आपको कोई दिक्कत होती है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे से इन जो संचार के माध्यम हैं या संप्रेषण के माध्यम या कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, उसके सहायता से बात कर सकते हैं। साथ साथ आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो बात करें, आज का जो पहला टॉपिक है वो है भोजन विनिमय। विनिमय बोलते हैं एक्सचेंज को। अगर आप एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ करते हैं, ठीक है ना, या दूसरी चीज़ का उपभोग करते हैं, तो वो होता है विनिमय। मतलब आप दूध ना लेके खाने में उसकी जगह पनीर ले लीजिए, ठीक है ना, तो वो क्या है, आपने दूध से मिलता जुलता दूध का ही एक उत्पाद का सेवन कर लिया, तो ये हो गया क्या, विनिमय हो गया। फूड एक्सचेंज बोलते हैं इसको। तो जब हमने अभी जो बात करी थी भोजन समूह की, तो उससे ये बात निकल के आती है कि जो समान प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं, हम उनको एक समूह में रखते हैं। तो इसलिए जब हम एक भोजन समूह के एक पदार्थ को उसी समूह के दूसरे पदार्थ से अगर उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, या मतलब उसकी जगह दूसरा पदार्थ यूज़ कर लेते हैं, तो हमें लगभग समान पोषक तत्व ही प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम दूध ना यूज़ करके, अगर दूध का जो बनाया हुआ उत्पाद है, दूध का जो उत्पाद है, उसका उपयोग करते हैं, तो हमको वही लगभग पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जो कि हमको दूध का सेवन करने से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोगों को दूध से अगर एलर्जी होती है तो उनको कहा जाता है कि आप दही ले लीजिए या फिर मट्ठा लीजिए, ठीक है ना। तो वो सब क्या है, दूध के ही प्रोडक्ट हैं, तो वो उनकी जगह उसको यूज़ करते हैं, तो वो कहलाता है भोजन विनिमय, यानी कि फूड एक्सचेंज। तो एक ही भोजन समूह में एक भोज्य पदार्थ को दूसरे भोज्य पदार्थ से प्रतिस्थापित करने पर लगभग समान न्यूट्रिशन एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि पौष्टिक तत्व होते हैं, वो प्राप्त होते हैं, और इसे ही भोजन प्रतिस्थापन कहा जाता है। सिर्फ इतना सा ये टॉपिक है, ठीक है ना। भोजन प्रतिस्थापन या फिर भोजन विनिमय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड एक्सचेंज, ठीक है ना। एक्सचेंज आप पता ही है, एक्सचेंज जैसे आप कई बार आजकल कोई प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं, पुराना प्रोडक्ट एक्सचेंज कर देते हैं, नया प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, तो वही एक्सचेंज है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आपकी जो किताब में दिया है कि एक जो बच्चा है वो नाश्ते में सुबह दूध और रोटी लेता है, ठीक है ना, बल्कि एक दूसरा बच्चा है वो नाश्ते में पोहा, जो कि चावल से बना हुआ एक व्यंजन होता है, और 1 कटोरी दही लेता है, ठीक है ना। जबकि एक तीसरा बच्चा है वो पनीर का सैंडविच खाता है, ठीक है ना। तो ये तीनों बच्चे समान टाइप के भोजन समूह के अलग अलग व्यंजनों को ले रहे हैं। जैसे ये जो रोटी है ये आटे से बनती है, ठीक है ना, अनाज में आ गया। ये जो पोहा है ये चावल से बनता है, ये भी अनाज में आ गया। ये जो ब्रेड है ये भी आटे से बनती है, तो ये भी अनाज में आ गई। तो तीनों का प्रोडक्ट वही हुआ, ठीक है ना, अनाज ही है, अनाज के, लेकिन डिफरेंट आप भोज्य पदार्थ खा रहे हो, ठीक है ना। तो वो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो समान ही देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और ऐसे ही ये दूध पी रहा है, ये दही खा रहा है, और ये पनीर खा रहा है, ठीक है ना, सैंडविच में आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से तीनों ही दूध के या दूध से बने हुए उत्पाद ले रहे हैं और साथ में अनाज ले रहे हैं। तो इसलिए इन तीनों को ही लगभग समान पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक आता है भोजन समूह का पिरामिड। तो पिरामिड
आपको पता है इजिप्ट यानी कि मिस्र में इस प्रकार के एक संरचना होती है, ठीक है ना, जो बनाए जाते हैं, एक अवस्थापना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग टाइप की समझ लीजिए आप। उस बिल्डिंग में पहले पुराने ज़माने के लोग जो होते थे उनके मकबरा टाइप का होता था ये, ठीक है ना, तो उसको पिरामिड बोलते हैं। तो ये जो पिरामिड शेप का हम एक फूड का भी बनाते हैं, जो भोजन के समूह हैं उनका पिरामिड बनाया जाता है। तो सबसे नीचे जो है इसमें अनाज होता है, अनाज और दालें। उसके बाद आता है नंबर फलों और सब्जियों का। उसके ऊपर होता है दूध और दूध के उत्पाद, साथ में मांस, ठीक है ना, या अंडे इत्यादि। और सबसे ऊपर होता है वसा या शर्करा, ठीक है ना। तो पहले के जो दो समूह हैं अनाज और दालें वो एक ही में आ जाते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट वाले में। उसके बाद फिर ये है सब फल और सब्जियां, फिर दूध और उसके उत्पाद, साथ में मांस, और सबसे ऊपर है शर्करा या वसा और शर्करा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो एक आपको सिलेक्शन करने में, चयन करने में चीज़ों का, भोजन समूह से आपको एक भोजन का जो चयन करना है, भोजन समूह से भोजन के चयन में सहायता प्राप्त करने के लिए एक भोजन समूह पिरामिड विकसित किया गया है, बनाया गया है। इस पिरामिड में इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इस पिरामिड में क्या है, सबसे नीचे मैंने आपको बताया ना, सबसे नीचे होता है अनाज, उसके ऊपर है अनाज और अनाज के बनाए हुए जो उत्पाद हैं अलग अलग, जैसे ब्रेड है, ठीक है ना, और या फिर आटा है, ठीक है ना, रोटी जिससे बनती है। ये हैं सब्जियां और फल। उसके ऊपर है दूध और दूध के उत्पाद, और साथ में मांस, मछली, अंडा इत्यादि। और सबसे ऊपर है वसा या शर्करा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इस पिरामिड में, इससे हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए जो प्रत्येक भोजन समूह है उससे भोजन का सेवन करने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है ना। उससे हमको पता चलता है कि हमें कौन कौन से समूह से भोजन का सेवन करना है। ये हमें ये भी बताता है कि हमें भोजन पिरामिड शीर्ष पर दर्शाए गए भोज्य पदार्थों को पिरामिड के निचले भाग में दर्शाए गए अनाज और दालों की तुलना में कम खाना चाहिए। मतलब क्या है, सबसे ऊपर जो भोजन पिरामिड में है यानी कि वसा और शर्करा, उसको हमको सबसे कम मात्रा में खाना चाहिए। उसके बाद है दूध और दूध से बने हुए उत्पाद और मांस और मछली, अंडा इत्यादि, उसको हमको वसा और शर्करा से ज़्यादा खाना चाहिए। फिर है फल और सब्जियां, इनको हमको दूध का और दूध के उत्पाद से भी ज़्यादा खाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा हमको लेना चाहिए खाने में, क्या क्या लेना चाहिए, अनाज लेना चाहिए। तो जैसे जैसे हम शीर्ष से नीचे की तरफ आते हैं तो धीरे धीरे हमको चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा क्वांटिटी हमको अपने भोजन में सम्मिलित करनी चाहिए उस भोजन समूह से, ठीक है। तो ये बताता है भोजन समूह का पिरामिड। अगली बात आती है संतुलित आहार की। तो संतुलित आहार का जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल आप देखते होंगे सब लोग बोलते हैं कि आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, ठीक है ना। डाइट कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस का मतलब है कि आपको सही मात्रा में पौष्टिक जो तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, उनका सेवन करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम अपने भोजन में सभी 5 भोजन समूह में से भोज्य पदार्थों को शामिल करते हैं, मतलब कोई सा भी ऐसा भोजन समूह नहीं रहता जिसमें से कि हम खाना ना ले रहे हों, तो हमें सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। और संयुक्त रूप से इसी को ही संतुलित आहार कहा जाता है, ठीक है ना। तो संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार वो है जिसमें कि हमारे शरीर की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में, जितनी मात्रा में हमें चाहिए, वो सारे पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। और पोषक तत्वों की कुछ मात्रा हमारे शरीर में स्टोरेज के लिए भी हमको लेनी पड़ती है, ठीक है ना। क्यों, ताकि अगर हमको कभी छोटी अवधि के लिए, अल्प अवधि के लिए अगर भूखा रहना पड़े या कम आहार हमको मिल रहा हो, तो उस स्थिति में भी हमारे शरीर को पोषण मिलता रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से संतुलित आहार वो आहार हुआ जिसमें शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में, जितनी मात्रा हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड है उतनी मात्रा में सभी पोषक तत्व मिलने चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे अब ये जरूरी नहीं कि आप एक जैसा ही खाना खा रहे हो तभी वो संतुलित आहार है, ठीक है ना। आप देखते हो उत्तर भारतीय एक थाली का उदाहरण लो, जिसमें कि आपको पूड़ी मिलती है, ठीक है ना, रोटी मिलती है, पापड़ मिलता है, प्याज मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये उत्तर भारतीय जो थाली है उसमें एक तरह से आपको सारी जो भोजन समूह है वो उसके जो प्रोडक्ट हैं वो मिल जाते हैं, सारे भोज्य पदार्थ मिल जाते हैं 5 भोजन समूहों से। इसी प्रकार से दक्षिण भारतीय थाली में भी आपको उसी प्रकार से सारे के सारे जो भोजन समूह हैं वो भोजन में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि जो हमारी परंपरागत
थालियां हैं जिनको कि हम सदियों से खाते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे देश में चलती भी आ रही है परंपरा के रूप में। तो उसमें भोजन समूह के सारे जो भोजन समूह के जो सारे के सारे जो हैं, जैसे अनाज, दालें इत्यादि, ये सारे के सारे भोजन उसमें शामिल होते थे। तो ये हमारे जो समाज है उसकी संयुक्त परंपरा का परिणाम है और जिसका कि अनुसरण हमको करना चाहिए, उसके हिसाब से ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये है बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। अब बात करेंगे आहार नियोजन की, मतलब फूड प्लानिंग की। हमें किस प्रकार से अपने घर के लिए फूड की प्लानिंग करनी चाहिए, अपने लिए, अपने घर के लिए किस प्रकार से आहार नियोजन हमको करना चाहिए। तो हम लोग, आपको पता है, एक दिन में 3 मील हम लेते हैं, 3 मील्स लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नाश्ता, फिर हम लेते हैं दोपहर का भोजन, ठीक है, जिसको आप लंच बोलते हैं इंग्लिश में, और सबसे लास्ट में हम लेते हैं रात का खाना या रात्रि का भोजन, जिसको कि हम डिनर बोलते हैं। और इन आहारों के बीच में हम छोटा मोटा कभी कभी स्नैक्स वगैरह, जलपान वगैरह ले लेते हैं। तो दिन के जो ये आहार हैं, इनके माध्यम से ही हमको शरीर के लिए जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो प्राप्त होते हैं। तो जो ये भोजन नियोजन होती है, भोजन नियोजन वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिससे हमें प्रत्येक दिन के लिए लिए जाने वाले प्रत्येक आहार के लिए हम प्लानिंग करते हैं कि हम नाश्ते में क्या लेंगे, हमको लंच में क्या लेना चाहिए, हमको डिनर में क्या लेना चाहिए। ये सब क्या है, ये प्लानिंग है, ठीक है ना। और इसी को ही हम भोजन नियोजन बोलते हैं, यानी कि फूड प्लानिंग बोलते हैं। तो भोजन जो प्लानिंग है या फूड प्लानिंग जो है, भोजन नियोजन जो है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। उसके लिए सबसे पहली बात आवश्यक है आपके अंदर भोजन प्रबंधन कौशल का होना। आपके अंदर स्किल होनी चाहिए कि आप फूड का मैनेजमेंट कर पाएँ, ठीक है ना। फूड का मैनेजमेंट आपके घर के लेवल पर भी है, और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में वहाँ जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपको, या अपनी खुद की आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, खुद का होटल, खुद का ढाबा चलाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको भोजन प्रबंधन कौशल होना ज़रूरी है। उस कौशल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले आपको आना चाहिए कि पौष्टिक और स्थानीय रूप से उपलब्ध, जो कि आपको लोकली मिल जाएं, ताज़े तथा मौसमी और किफ़ायती भोजन का प्रयोग करके भोजन में विविधता लाने का कौशल, ठीक है ना। तो आपके पास पौष्टिक खाना आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा होता है। फिर आपके पास लोकली क्या अवेलेबल है, स्थानीय रूप से क्या उपलब्ध है, क्योंकि आप अगर बाहर की कोई चीज़ लोगे, कोई इम्पोर्टेड सामान खाओगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, वो हो सकता है आपके बजट के बाहर चला जाए, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर भी ये चीज़ ज़रूरी है। साथ में पौष्टिक भी होना चाहिए, ताज़ा तथा मौसमी होना चाहिए। मौसमी, ठीक है, मौसमी का मतलब है कि जो मौसम चल रहा है उसके हिसाब से मिलने वाली चीज़ें। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उस मौसम की नहीं होती हैं लेकिन फिर भी मिलती हैं, उसको बेमौसमी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे आम आप गर्मी में खाते हैं, जाड़े में भी आप चाहो तो बहुत महंगे आपको आम कहीं ना कहीं पर मिल सकते हैं, लेकिन वो मौसमी नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो उस मौसम के लिए नहीं है बना हुआ, ठीक है ना, वो उस मौसम में होता नहीं है। और किफ़ायती मतलब जो कि आपके बजट में हो, जो कि आपका जो आय व्यय है उसके हिसाब से फिट बैठता हो, आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो, एक तरह से कहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें करके आपको भोजन में विविधता लाने का कौशल आपके अंदर होना चाहिए। अगली बात है परिवार के सभी सदस्यों की जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं, जो उनको क्या क्या पोषक तत्व चाहिए, वो सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का ज्ञान भी आपके अंदर होना चाहिए। साथ में जो उपयोग ना होने वाले भोजन के प्रयोग की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। भोजन के ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कि आप यूज नहीं करते हो, लेकिन आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए, ये कौशल होना चाहिए कि आप उपयोग ना होने वाले भोजन, जैसे कि जड़ सब्जियां, ठीक है, जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंदी तथा शलजम की पत्तियां, इनका प्रयोग भी कर पाएँ, ठीक है ना। या फिर कई बार आप जैसे आप देखते हो ना, कुछ जो तरकारी हैं, आपको कुछ सब्जियां जो आपको छील के बनानी पड़ती हैं, उनके छिलके आपको छीलने पड़ते हैं, तो कई बार आपने देखा वो छिलकों की भी सब्जी बन जाती है, तो वो भी क्या है, उपयोग ना होने वाले भोजन के प्रयोग की क्षमता के अंतर्गत आता है। अगली बात है कि आपको रसोई में जो बचे हुए भोज्य पदार्थ हैं जो कि बच जाते हैं, उनका सृजनात्मक रूप से प्रयोग करने की कुशलता भी होनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा जो खाना बच जाता है उसकी सहायता से भी आपकी मदर हैं, ठीक है ना, या फिर कोई लोग ऐसे होंगे जो शेफ़ होंगे इस तरीके के, जो कि बचे हुए भोजन पदार्थों को भी कुछ नए टाइप के भोजन में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो भी कौशल आपके अंदर होना चाहिए। अगली बात आती है
परिवार के सदस्यों की पसंद तथा आवश्यकताओं के अनुसार भोज्य पदार्थों को शामिल करने की संवेदनशीलता। आपको पता होना चाहिए कि आपके परिवार के सदस्यों की क्या क्या पसंद है, उनको क्या चीज़ें पसंद हैं और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। पसंद एक चीज़ हो गई, और अगर वो मान लीजिए बीमार हैं, ठीक है ना, उनको किसी और प्रकार की ज़रूरत है, क्या उनको सब्जी, क्या उनको खाना देना है, क्या देना है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और उनको शामिल करने की आपके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। आपको इतना संवेदनशील होना चाहिए, उनकी पसंद नापसंद का, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान आपको रखना चाहिए। अगला है संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए समय, ऊर्जा और धन तीनों क्योंकि लगते हैं, ठीक है ना। जब आप संतुलित आहार को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका समय भी लगता है, आपको अलग अलग प्रकार की सब्जियां लानी होती हैं, उनको बनाना होता है, सब्जियां हो गई, अनाज हो गया, तो वो सारी चीज़ें क्योंकि आपको शामिल करनी है 5 समूह से, तो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको। फिर ऊर्जा उसके अंदर लगती है और साथ में आपका पैसा भी लगता है। तो उनकी बचत करने के लिए आपके पास लक्ष्य निर्धारण, आपको पता होना चाहिए आपका टारगेट क्या है, और प्लानिंग, और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिजॉल्व करना, उसका समाधान तथा निर्णय लेना, ये सारे कौशल भी आपके अंदर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भोजन नियोजन के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई कि भोजन नियोजन यानी कि फूड प्लानिंग के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं। अब कुछ ऐसे कारक होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि फूड की प्लानिंग को प्रभावित करते हैं, जो भोजन नियोजन को प्रभावित करते हैं। ये ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारण हैं, उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो कारक है वो है आयु। तो आयु क्या है, आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो अपना जो भोजन है वो अपनी उम्र के हिसाब से ही खाते हैं। जैसे कि जो एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना, जो छोटा बच्चा है, सबसे छोटे बच्चे को अक्सर आपने देखा होगा केवल वो दूध ही पीता है, लगभग 6 महीने तक उसको दूध ही दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे एक छोटा बच्चा कम मात्रा में दलिया या खिचड़ी खाता है, फिर उसको कहीं सेरेलैक वगैरह आप देते हैं, फिर धीरे धीरे वो जो सॉलिड फूड है वो भी लेना शुरू करता है, ठीक है ना। और जब वो किशोर होता है, ठीक है ना, टीन एज में आ जाता है, ठीक है ना, तो उसमें जो बच्चे हैं वो शिशुओं की तुलना में डिफरेंट टाइप के, ठीक है ना, वो खाने लेता है और अलग प्रकार के भोजन लेते हैं। इसी प्रकार से जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको नरम प्रकार का खाना पसंद होता है, जो कि आसानी से पच जाए और मात्रा में कम खाते हैं। बूढ़े लोग जो हैं वो जवान लोगों की तुलना में कम भोजन लेना पसंद करते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आयु के अनुसार जो पौष्टिकता है, जो पौष्टिक तत्व आपको जरूरी होते हैं, उसकी आवश्यकता अलग अलग होती है। इसलिए भोजन का प्रकार, उसकी गुणवत्ता और मात्रा भी अलग अलग होती है। तो आयु एक क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है ना। अगला है, आयु के बाद आता है लिंग। लिंग का मतलब है कि आप पुरुष हैं क्या महिला हैं, ठीक है ना। तो पुरुष या महिला, आपने देखा होगा कि आपके जो घर में पुरुष सदस्य हैं वो जो महिला सदस्य हैं उनकी तुलना में अधिक भारी शारीरिक कार्य करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुरुषों का जो शरीर होता है वो महिलाओं के शरीर की तुलना में अधिक पेशीय या मस्कुलर होता है, ठीक है ना। इसलिए पुरुषों को महिला की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है और साथ में अधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए आहार के लिए योजना बनाते समय परिवार के सदस्यों के लिंग को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। अगली बात आती है, अगला कारक आता है मौसमी उपलब्धता का। जैसे कुछ सब्जियां जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर मौसम में उपलब्ध होती हैं, जैसे मूली, मेथी, गाजर, मटर, ये सब सर्दियों के मौसम में उपलब्ध होते हैं, जबकि अन्य सब्जियां जैसे करेला, घिया, भिंडी, ये सब गर्मियों के मौसम में उपलब्ध होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो मौसमी भोजन होता है वो ताज़ा होता है और साथ में वो पौष्टिक भी होता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो किफ़ायती होता है, ठीक है ना। वो आपकी जेब पर ज़्यादा भारी नहीं पड़ता है, तो ये सस्ता होता है और बिना मौसम का या बेमौसम जो भोजन होता है उसकी तुलना में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसलिए भोजन का जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपको वरीयता देनी चाहिए मौसमी फलों, मौसमी भोजन को, ठीक है ना, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला आता है मौसम। तो आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि हम लोग जो हैं वो गर्मियों की तुलना में जब जाड़े होते हैं या सर्दियाँ का मौसम होता है उसमें भोजन अधिक खाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये है कि सर्दियों के मौसम में शरीर का जो तापमान है उसको बनाए रखने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर
डाउन रहता है तो आपके शरीर का टेम्परेचर भी डाउन होने लगता है। उस शरीर के टेम्परेचर को डाउन होने से बचाने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम खाना भी ज़्यादा खाते हैं। और सर्दियों के मौसम में तो हम मूंगफली की पट्टी, ठीक है, तिल पट्टी, सूखे मेवे, इन सबको बहुत मज़े से खाते हैं। ये सब क्या हैं? ये ऊर्जा से भरपूर भोज्य पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, अगला जो कारक है वो है व्यवसाय। व्यवसाय मतलब आपके जो घर के लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार का काम करते होंगे। जैसे कुछ लोग मजदूरी करते हैं, ठीक है ना, या अपने हाथ से काम करते हैं, शारीरिक श्रम जिसमें इन्वॉल्व होता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने मानसिक श्रम ज़्यादा करते हैं, जैसे कि मास्टर, ठीक है, टीचर लोग, वो लोग क्या करते हैं? वो दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये मिस्त्री हैं या कहना चाहिए आप कह सकते हो इलेक्ट्रीशियन हैं, या आपके जो पानी की जो फिटिंग वगैरह देखते हैं वो लोग हैं, तो वो लोग शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं। और जो दिमाग से काम करते हैं, दिमाग से काम का मतलब दिमाग से काम तो दोनों ही करते हैं, लेकिन जो इस प्रकार का काम करते हैं कि टीचर हैं या दुकानदार हैं, दुकान पे बैठे हुए हैं खाली, ठीक है ना, या व्यवसायी हैं, तो वो सब लोग क्या करते हैं? वो शारीरिक श्रम थोड़ा कम करते हैं। इसलिए जो श्रमिक हैं या जो मजदूरी कर रहे हैं या फिर जो मेहनत का काम कर रहे हैं, शारीरिक श्रम कर रहे हैं, जैसे किसान हो गए, तो उन लोगों को अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो हमें भोजन का जब प्लानिंग करते हैं तो हमको अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके व्यवसाय को भी ध्यान में रखना चाहिए और उसके हिसाब से ही उनको खाना देना चाहिए। अगली बात आती है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की। तो भोजन का जब आप प्लानिंग करते हैं तो उस समय परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को आपको ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो शारीरिक आवश्यकताएं हों, चाहे मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हों। जैसे जब जो गर्भवती महिला होती हैं या दूध पान कराने वाली जो महिलाएं हैं, उनको पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ एक छोटे बच्चे का भी ध्यान रख रही हैं। एक किशोर को अपने भोजन में अधिक प्रोटीन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वो बढ़ रहा होता है। एक बुजुर्ग जो होता है, एक वृद्ध व्यक्ति है, उसको हल्के और आसानी से पचने वाले भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। ठीक है, अगली चीज़ है आर्थिक कारक। तो सबसे बड़ा एक कारक इसमें आर्थिक कारक भी है। आपको अपने जो खाना है, भोजन की प्लानिंग अपने बजट के हिसाब से करनी चाहिए। आपके परिवार की जो आय है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है भोजन नियोजन पर। तो अगर आपके पास धन की उपलब्धता कम होगी तो आपके भोजन की गुणवत्ता और साथ साथ मात्रा दोनों प्रभावित होंगी। ठीक है ना। लेकिन आप बजट में वृद्धि किए बिना भी संतुलित आहार का कई तरह से नियोजन कर सकते हैं। जैसे आप काजू या बादाम के स्थान पर मूंगफली का यूज़ कर सकते हैं। मूंगफली सस्ती होती है काजू और बादाम की जगह, ठीक है ना। और इसी तरीके से पनीर के स्थान पर आप सोया नगेट्स खा सकते हैं। सोया में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। और संतरे की जगह आप अमरूद का यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्लानिंग अगर करें, दिमाग अगर यूज़ करें, ठीक है ना, भोजन नियोजन अगर आपको आता है तो आप आसानी से अपने जो परिवार है उसकी पौष्टिक जो आवश्यकताएं हैं पौष्टिक भोजन की, उनको पूरा कर सकते हैं। ठीक है। सबसे आखिरी जो टॉपिक है वो है परिवार का भोजन। अब जबकि आपने भोजन नियोजन का जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में भी पढ़ लिया, आपने जो भोजन नियोजन है वो क्या होता है उसको भी देख लिया, तो अब आप अपने जो परिवार है उसके भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची तैयार कर सकते हैं। तो ये जो कारक हैं ये हर परिवार के लिए भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि हर परिवार को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। परिवार के लिए आहार संबंधी नियोजन जब करते हैं तो ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रत्येक भोजन में सभी अनिवार्य पोषक तत्व अवश्य होने चाहिए। ठीक है ना। अगर सारे पोषक तत्व नहीं होंगे तो आपके शरीर में अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो आपको बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है ना। अब लेकिन ये चीज़ें आप करेंगे कैसे? ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आहार में 5 भोजन समूह में से प्रत्येक में से एक एक भोजन को शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके किताब में एक तालिका दी गई है, ठीक है ना। उस तालिका में क्या है, उस तालिका में उसने 2 बच्चियों का उदाहरण दिया है। ठीक है ना। 2 बच्चियों का उदाहरण दिया है, एक है सरिता और एक है ललिता। तो भोजन समूह 5 भोजन समूह आपको पता है। सबसे पहला है अनाज,
तो जो सरिता है वो रोटी खा रही है, जबकि जो ललिता है वो चावल खा रही है, और इन दोनों की एज सेम है। दालों में ये अरहर की दाल ले रही है, ये उड़द की दाल ले रही है। दूध, अंडा तथा मांसाहारी भोजन में ये पनीर करी खा रही है, ये शायद वेजिटेरियन होगी, और ये चिकन करी खा रही है, ये नॉन वेज खाती होगी। फल और सब्जियों में ये आलू और फलियों की सब्जी खाती है, टमाटर और खीरे का सलाद खाती है, अमरूद खाती है। ये आलू और फलियों की सब्जी खा रही है, टमाटर और खीरे का सलाद खा रही है, और संतरा खा रही है अमरूद की जगह। ये तेल, घी तथा शर्करा में पकाने के लिए प्रयोग कर रही है, और ये भी तेल और घी और शर्करा का पकाने के लिए उपयोग कर रही है। तो इस प्रकार से अब आप, जैसे एक एग्जाम्पल ये आपने देखा, इसी तरीके से आप अपने परिवार के लिए इस प्रकार के प्रत्येक आहार की योजना तैयार कर सकते हैं। प्रत्येक आहार में आपको ये ध्यान रखना है कि जो 5 भोजन समूह हैं उसमें से आप जो प्रत्येक भोजन समूह से एक एक जो भोज्य पदार्थ है उसको अपने भोजन में सम्मिलित ज़रूर करें, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी कवायद है, इससे आप अपने परिवार के लिए एक क्या तैयार कर पाएंगे, एक परिवार भोजन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर आप उसको कहें तो थाली भोजन, वो तैयार कर पाते हैं। तो जो एक थाली होती है भोजन की, उसमें सारे जो भोजन समूह हैं उनसे कुछ ना कुछ भोज्य पदार्थ सम्मिलित रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो तीसरा चैप्टर है ये भी यहाँ पर समाप्त होता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये इंस्टाग्राम आईडी है। कहीं कोई दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ टॉपिक हो सकता है मैं सही से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, उसके बारे में आप बात करिए। अगर नहीं समझ में आएगा मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है ना। साथ में आप लोगों से एक अनुरोध रहता है कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।